हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेसन 2 रीड करेंगे। लेसन 2 है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, यानी कि भारत में अंग्रेजों के राज्य की शुरुआत कब हुई, कब स्थापित हुआ। अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें भी जानें। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। अब यहाँ पर है कि उपनिवेश राज्य क्या हैं और यह दूसरे देशों की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, तो आइए इसे भी जानते हैं। जब एक देश जैसे कि इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे कि भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वेसर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश यानी कि पहला देश उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश यानी कि जो दूसरा देश है अवनति की ओर जाने लगता है। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे कि नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे व जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यहाँ समझ सकते हैं, भारतीय बुनकर विदेशी कारखाने का मुकाबला नहीं कर पाए। कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था तथा उसके कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती गई। यहाँ देख सकते हैं, भारत से कपास यानी कि कच्चा माल इंग्लैंड भेजते हुए, ये जो है भारत में कपास उगती थी उसे जो है बहुत ही कम दाम में अपने देश जो अंग्रेज थे इंग्लैंड भेजते थे। उसके बाद इंग्लैंड के कारखाने में कच्चे माल से कपड़ा बनाते हुए, यानी कि जो कपास यहाँ से कच्चा माल जाता था वो जो है अपने यहाँ पर उससे कपड़ा बनाते थे और उन्हें बहुत ऊंचे दामों में बेचते थे। तो यहाँ देख सकते हैं, अंग्रेज एजेंट जो है भारतीयों को महंगे दाम में कपड़ा बेचते हुए। भारत में कपास की पैदावार, यहाँ जो है भारत में बहुत ज़्यादा कपास की पैदावार होती थी, जिसे वो सस्ते दाम में खरीदकर अपने देश इंग्लैंड में भेजते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कि कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइनें, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। बच्चों, आपकी समझ से मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? पैसों को घर में रखना, बैंक में जमा करना, सोना चांदी खरीदना या फिर उद्योग में लगाना, विचार कीजिए। तो आपके अनुसार जो है पैसे का क्या करना चाहिए, आप बताएंगे। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रहीं। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश
इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगीं। देख सकते हैं लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए, यहाँ पर जो इस चित्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। अब भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगीं। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। तो यहाँ पर जो है विदेशी कंपनी और भारतीय राजा जो हैं इनमें जो है आपस में ही लड़ाई होती थी। यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थीं। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास यानी कि परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेना से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें ऐंठने लगीं। देख सकते हैं तोप हैं या ड्रिल करते हुए सैनिक हैं। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। उस इलाके के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। तो कौन कौन से युद्ध हुए, कब कब? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है 1756 ईस्वी से 63 ईस्वी तक हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं ये है सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास का। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं, अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट, धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रही। जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश रहती। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे ऐसे किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता यानी कि कलकत्ता स्थित अपनी बस्तियों की किलीबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर यानी कि क्रोधित होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता यानी कि कलकत्ता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया यानी कि हरा दिया। ये देख सकते हैं ये जो है सिराजुद्दौला है। जब इस घटना का समाचार चेन्नई यानी कि मद्रास पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता यानी कि कलकत्ता पहुंचा। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया यानी कि दोबारा उन्होंने उस पर अधिकार स्थापित कर लिया।
नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हो गई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। तो ये था मीर जाफर, इस चित्र में देख सकते हैं। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफर शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी थी। फलतः यानी कि इसके फलस्वरूप नवाब का खजाना खाली हो गया और वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से ऊबकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको वर्धमान यानी कि बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़कर बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित किया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था। वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों में से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में उपर्युक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्धभूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। इन संधियों की निम्नलिखित शर्तें थीं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। तो पहली संधि की शर्तें थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। दूसरी संधि में कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए और इस प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की जिसके अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं? तो चुंगी कर में छूट तथा सामानों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के नवाबों व राजाओं को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लज्जतापूर्वक प्रयोग करते रहे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया। उन्हें राजकाज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और न ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहे और अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया। तो यहाँ पर शब्दावली दी गई है। फरमान का मतलब होता है मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते थे। इन पर शाही मोहर लगी होती थी। और दस्तक, भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला था। तो ये था आपका लेसन 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।